तो जैसे कि तारक जी ने बताया, मेरी जो संस्था है वो 3 प्राइमरी लोकेशंस में काम करती हैं। कश्मीर वैली, मणिपुर, द एंटायर स्टेट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जैसे कि उन्होंने कहा, ये बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, बिल्कुल सही। अगर आप देखें तो जैसे कि भारत की बाकी स्टेट्स की डेवलपमेंट हुई है, उस प्रकार डेवलपमेंट कहीं न कहीं ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न्स, ड्यू टू सोशल रीज़न्स, ड्यू टू मैनी अदर रीज़न्स, इट has not been possible to bring about the same development in these 3 locations. इसीलिए हमने ये 3 लोकेशन सबसे पहले तो चूज़ किया है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कीम्स बोल लीजिए या हेल्प मदद बोल लीजिए, वो चीज़ें जहाँ पे पहुँच नहीं पाई हैं, जहाँ पे एनजीओज़ तादाद में कहीं-कहीं कम हैं, क्योंकि ज़्यादा एनजीओज़ उस एरियाज़ में काम नहीं करना चाहती हैं, तो इसीलिए हम उन लोकेशंस में जाके काम करते हैं। तो हम काम क्या करते हैं? हमारा काम से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमारा ये सोच है कि कोई भी देश में अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो और वहाँ के लोग मतलब अपने आप से आगे आके कुछ करे, कुछ अच्छा करे, तो बाहर से आप कोई भी चीज़ उन पे फेंकेंगे, वो उतना अच्छा फल नहीं दिखाएँगे। ओके? सो आई विल जस्ट से दिस इन इंग्लिश। द थिंग इज़ वी हैव लुक्ड एट द अफ्रीकन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. Africa has received development funds from many different Western countries, from the North Americas, from Europe for years. लेकिन अगर आज भी आप अफ्रीका के डेवलपमेंट को देखेंगे, तो वो उस प्रकार नहीं हो पाई है जितना कि पैसा वहां पे गया है। इसका मतलब बहुत सिंपली ये है कि आप बाहर से पैसा डाल सकते हैं, आप बाहर से लोगों को भेज सकते हैं काम करने के लिए, बट जब तक कि लोग, अंदर के लोग वहाँ पे डेवलप नहीं होना चाहते या डेवलप करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो नहीं हो पाएगा। कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पे करना बहुत-बहुत मुश्किल है। सो विथ दिस आइडिया आवर एनजीओ कम्स इंटो प्लेस। हमने ये सोचा कि अगर हम चाहते हैं कि मणिपुर में बैठा कोई बच्चा सच में कुछ अच्छा कर ले और सच में अपना नाम रोशन करे और अपने स्टेट का नाम रोशन करे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का कोई बच्चा ये कर पाए, ना कि कोई यहाँ पे बॉम्बे से जाके वहाँ पे जाके काम करे, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस कम होगी सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि जब आप लोकल्स को जानते नहीं, उनका लैंग्वेज नहीं जानते, उनका रहन-सहन, उनका सोचना, उनका इयर्स ऑफ हिस्ट्री बोथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल नहीं जानते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे कुछ भी करवाना। लेकिन जो आदमी ये एक्चुअली डेवलप कर सकता है, वो है उस जगह का आदमी। तो कोई अगर मणिपुरी है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट ब्रिंग अबाउट कर पाएगा, ना कि मैं जो बॉम्बे में रहती हूँ, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि मणिपुर में हो क्या रहा है। So keeping that in mind, हमारा एनजीओ comes into place. Our एनजीओ is basically an education scholarship एनजीओ. हम बच्चों को वहाँ से निकाल के यहाँ इंडिया में बेस्ट, जो आप बोल सकते हैं बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स हैं या बेस्ट फैसिलिटीज़ जो उनको दे सकें, तो हम उनको एक रोबस्ट प्लान में डालते हैं कि वो ग्रेड 7 से उनका पढ़ाई चालू होता है और वो ग्रेड 7 से लेके कॉलेज तक उनकी पढ़ाई की जो भी खर्चा है या जो भी स्कॉलरशिप्स हमें सिक्योर करनी है, वो हमारी हेडेक है, तो वो हम करते हैं। सिर्फ़ एकेडमिक पढ़ाई नहीं, उसके अलावा हमारा ये भी बिलीफ है कि कोई एक बच्चा अगर लीडर बनना चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ़ मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है। उसको खेल-कूद भी आनी चाहिए, उसको दुनिया का रहन-सहन आना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या चल रही है, अपने देश में क्या चल रही है। करंटली क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। तो ये सब समझ के लिए एक ईयर राउंड प्रोग्राम होने की बहुत ज़रूरत है, जो कि स्कूल के विद एक्सेप्ट फॉर स्कूल हो। मतलब स्कूल तो चलेगा ही जैसा चलता है, लेकिन उसके अलावा भी आप ये सारी चीज़ें करें। तो यही हमारी कोशिश रही है हमारे बच्चों के साथ कि हम फ्रॉम विदिन द कम्युनिटी लीडर्स को बनाएँ, उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन दें, उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपोज़र दें, उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़ दें कि कल जब वो वापस जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो वो बेस्ट काम वहाँ पे कर पाएँ। तो वो अपना बेस्ट डेवलपमेंट जो उनके लिए सही लग रहा है, उनके लोकेशन के लिए, वो कर पाएँ। तो ये हमारी कोशिश रही है विथ आवर किड्स। करंटली सो प्री-कोविड एंड पोस्ट-कोविड कमिंग टू दैट क्वेश्चन, अ, हमारा मेन प्रॉब्लम आई थिंक फंडिंग है। फंडिंग खैर सबका इस मेन प्रॉब्लम है, बट हमारा थोड़ा और इम्पोर्टेंटली मेन इसलिए है क्योंकि अ, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि कॉर्पोरेट्स लुक फॉर नंबर्स।
दे वांट टू सी कि आप कितने लोगों में आपने ये किया। तो अगर आपने 10,000 किट्स बाँटी हैं, तो 10,000 नंबर कॉर्पोरेट को अच्छा लग रहा है। तो जब तक कि आपके पास वो नंबर है, लोग आपको फंडिंग करेंगे। पर जब आप कहो कि मेरे पास सिर्फ़ 25 ही बच्चे हैं मणिपुर से और उन 25 बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो वो नंबर उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। और क्योंकि वो नंबर 25 बच्चे बस, सिर्फ़ 25 बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो नंबर अट्रैक्टिव नहीं लगने के कारण फंडिंग में भी कहीं-कहीं तरीकों की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब तक की हमारी फंडिंग की जो स्ट्रैटेजी रही है, वो है ये कि हमारी फंडिंग 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले तो हम कॉर्पोरेट फंड्स सीक आउट करते हैं। ये कॉर्पोरेट फंड्स हम अपने नेटवर्क के थ्रू करते हैं। ये कॉर्पोरेट फंड्स हम ग्रांट्स देखते हैं कि क्या-क्या ग्रांट्स अवेलेबल है और उस हिसाब से ग्रांट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। दूसरा है कि हमारे बहुत हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बैंगलोर में, जो हमें फंड्स देते हैं बिकॉज़ एक इंडिविजुअल फंड डोनर जो होता है, जो एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होता है, उनके लिए वो नंबर उतनी मैटर नहीं करती है कि 10,000 लोगों में आपने ये काम कर दिया। इट डज़ नॉट मैटर टू देम। So that is why for them to see an individual child grow from grade 7 to becoming a leader is very important and far more satisfying to them. तो उनको वो satisfaction बहुत ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा डोनेट करते हैं। इसके अलावा हमारी क्राउड फंडिंग सोर्सेज़ भी हैं। जैसे कि हम मैराथन्स में पार्ट लेते हैं। हम मुंबई मैराथन में पार्ट लेते हैं, हम कलकत्ता मैराथन में पार्ट लेते हैं, हम दिल्ली मैराथन में पार्ट लेते हैं। इन मैराथन्स में जो इनका चैरिटी बिब स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हमें काफ़ी सारी फंड्स मिलती हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं और यही हमारा जो आइडिया है, ये हम स्कूल्स में बाँटते हैं, उनको बताते हैं बच्चों को, आज के जनरेशन के बच्चों को कि ये हम करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? तो उनको ये लगता है कि तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है बहुतों को एंड फिर वो अपने घरों में जाते हैं, अपने फैमिलीज़ से बात करते हैं, अपने नेबर्स से बात करते हैं एंड देयर कम्स द फंड रेज़िंग फ्रॉम दैट। So predominantly fundraising has been a challenge. With COVID, what has happened is this that individual जो फंड डोनर्स थे, अब कॉर्पोरेट क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर दी है, वो कमिटमेंट से वापस नहीं जा सकते। तो वो अपना पेमेंट ज़रूर देंगे, वो अपना डोनेशन ज़रूर देंगे क्योंकि एक एमओयू होता है, अ, काफ़ी लीगल स्ट्रक्चर्स होती हैं अराउंड दिस एंड सो पीपल कांट फॉल बैक ऑन देयर प्रॉमिसेस। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल डोनर्स, उनका काफ़ी होता है ऐसा कि अच्छा इस महीने मैंने इतना कमाया, इस महीने मेरी इतनी खर्ची हुई, तो इतना ज़्यादा है, तो मैं इतना डोनेट कर सकता हूँ। अब कोविड के कारण ये जो बैलेंस शीट है, थोड़ा हिल गया है। तो इंडिविजुअल डोनर्स काफ़ी थ्रेटन्ड फ़ील करती हैं। वो फ़ील करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं होगा डोनेशन करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है इस साल। अदर देन फंड रेज़िंग जो और एक बड़ा चैलेंज हुआ है, वो है ये कि ये जो 3 लोकेशंस की मैंने बात करी, ये 3 लोकेशंस इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अगर आप नेटवर्क के हिसाब से देखो, अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का आई थिंक 1 मंथ बाद पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क वहाँ पे कनेक्ट किया है। पर फ़नी बात ये है कि उन्होंने पूरा अंडमान एंड निकोबार्स को कवर नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ़ पोर्ट ब्लेयर को कवर किया और पोर्ट ब्लेयर एक शहर है पूरे बड़े से एक यूनियन टेरिटरी में। तो बाकी के लोगों का क्या? तो बाकी के लोगों को कोई नेटवर्क नहीं है। पर आपने उनके बच्चों को भी स्कूल से भेज दिया है घर कि आप घर जाओ, अब घर से हो वर्क फ्रॉम होम। तो वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे अगर उनके पास नेटवर्क ही ना हो? तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज इस साल ये भी हुआ है कि कैसे हम नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएँ। कहीं-कहीं जगहों पे जैसे कि कश्मीर वैली हो गया, वहाँ पे तो नेटवर्क सस्पेंडेड रहती है। तो आप चाहो भी तो आप वाई-फाई उनको दिला नहीं सकते। मणिपुर में ख़ैर थोड़ा बेटर है बट अंडमान में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स में रहते हैं और पोर्ट ब्लेयर शहर में नहीं रहते हैं, तो आपके लिए वाई-फाई मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने जो किया है वो है ये कि हमने अभी क्योंकि सब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुका है, ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ाई चालू कर दी है, लोगों की पूरी असाइनमेंट्स चालू हो गई हैं, सब कुछ फुल ब्लो चालू हुआ है। तो इसीलिए हमने जो करा है वो है ये कि जिन-जिन को हम वाई-फाई प्रोवाइड कर पाए हैं, हम उनको वाई-फाई प्रोवाइड किए हैं। अदरवाइज़ जिनको हम नहीं कर पाए हैं, उनको हमने हब बना दिया है कि आप यहाँ पे जाके 1 हफ्ता रह के पढ़ाई कर लीजिए। तो ये जो नेटवर्क है विद द फैमिलीज़ कि आप प्लीज़ होस्ट करिए इस बच्चे को कि इस बच्चे का पढ़ाई पीछे छूट रहा है। तो ये सब करके हमने मैनेज किया है। सो हाँ, कोविड में हमारी संस्था के लिए 2 जो मेन चैलेंजेज़ रही हैं, वो है एक तो नेटवर्क सब बच्चों को पहुँचाने के लिए और दूसरा है फंडिंग। बट नेटवर्क बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि गाँव में नेटवर्क नहीं है, पर ऐसा है कि पूरे-पूरे स्टेट्स में नेटवर्क नहीं होता। तो आपका बहुत लोगों के गाँव ने बहुत अच्छा किया है मेरे हिसाब से।
पर हाँ, so that's the basic challenge that we have been facing. Otherwise, everything is going very smooth. We are still doing exactly as we had set out to do. बच्चे खाली फुल एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और जैसे कि हम सब कॉलेज में रह चुके हैं, हमें पता है कि सिर्फ पढ़ाई कॉलेज से नहीं मिलता है। आपको कॉलेज में जाके जो लोगों से मिलके, लोगों से बातचीत करके जो आप सीखते हो, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है कॉलेज एक्सपीरियंस के लिए। तो वही एक चीज़ है जो अभी फिलहाल तो मिसिंग है हमारे बच्चों के लाइफ से, बट हम होप करते हैं कि आस्ते-आस्ते जब चीज़ें खुलेंगी तो हमारे बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस वापस जा पाएँगे और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो वापस गेन कर पाएँगे जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।